गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास तीन लोग आ सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, तो अब ये तीन लोग आ तो सकते हैं, पर इनका सीआईआरपी प्रोसेस कैसे इनिशिएट होगा ये अपन आज की क्लास में देखेंगे। पहला अपन जान रहे हैं इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। देखो, अगर आपने प्रीवियस दो लेक्चर नहीं देखे हुए तो पहले आपको प्रीवियस टू लेक्चर कंप्लीट करने चाहिए ताकि आपको ये लेक्चर समझ में आए। ठीक है, तो अपन ये इस लेक्चर में अपन देख रहे हैं इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, तो ये अपन पूरा प्रोसेस साइकिल देखेंगे आखिर कैसे होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, अपन देखते हैं पूरा प्रोसेस इसमें मैंने लिख रखा है, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, डिफ़ॉल्ट हुआ यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन थे। अब मैंने एग्जांपल आपको दिया था एसबीआई और रिलायंस कंपनी का। ठीक है, एसबीआई ने लोन दिया था रिलायंस कंपनी को और रिलायंस ने रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया था एसबीआई को। ठीक है, तब हुआ क्या, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन था, एसबीआई। ठीक है, क्योंकि एसबीआई को पैसा नहीं मिला, वापस लोन रिपेमेंट नहीं मिला तो डिफ़ॉल्ट हुआ। ठीक है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि एसबीआई क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा। ठीक है, एप्लीकेशन किसको देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कंपनी के केस में ये अथॉरिटी कौन होती है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये अथॉरिटी क्या करती है, विद इन 14 डेज के अंदर पास ऑर्डर पास कर दिए। ये देखेगी क्या वाक्य में एसबीआई बैंक सच बोल रहे डिफ़ॉल्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट अगर हुआ होगा, ठीक है, पहले अपन देख लेते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन और वो बोलेगा, ये अथॉरिटी बोलेगा कि एसबीआई बैंक को कि अपना 7 दिन का आपके पास टाइम है, आप अपनी एप्लीकेशन को सही करो या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रह गए होंगे तो उनको पूरा अटैच करो। 7 दिन का आपके पास टाइम है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। 7 दिन के अंदर आपने करेक्ट कर लिए तो आपका एडमिट हो जाएगी एप्लीकेशन। ठीक है, या फिर डिफ़ॉल्ट हुआ होगा तो एडमिट हो जाएगी एप्लीकेशन एडमिट होते ही क्या होगा, सीआईआरपी प्रोसेस कमेंस हो जाएगा यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। सीआईआरपी प्रोसेस कौन सा, यानी कि 180 डेज़ के अंदर कंपनी का, यानी कि कैसे रिलायंस कंपनी, कैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैसे रिलायंस कंपनी को तैयार करेगा 180 डेज़ के अंदर, यानी कि कैसे आगे पूरा प्लान बन जाएगा कि रिलायंस कंपनी का 180 डेज़ के अंदर पूरा प्लान बन जाएगा कि आगे आने वाले साल के अंदर कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी ताकि वो रिलायंस कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाए। ठीक है, तो सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट होने के 7 दिन के अंदर वो बोलते हैं कि कम्युनिकेट कर देंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर को कि आपकी एप्लीकेशन ये एडमिट हो गई है। ठीक है, सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अथॉरिटी कौन होगी, कंपनी के केस में एनसीएलटी होगी, इंडिविजुअल अपने कोर्स में है नहीं। ठीक है, यानी कि सेक्शन अपने दे नहीं रखे। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। यानी ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होते हैं, जिसने कंपनी को, मान लो XYZ कंपनी ने रॉ मटेरियल सप्लाई करा था रिलायंस को और रिलायंस ने रिपेमेंट करने से मना कर दिया, तो अब क्या होगा, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट हुआ तो ऑपरेशनल क्रेडिटर यानी कि XYZ कंपनी क्या करेगी, डिमांड नोटिस देगी यानी कि रीपेमेंट ऑफ ऑपरेशनल डेब्ट प्लस इनवॉइस देगी। ठीक है, किसको देगी, रिलायंस कंपनी को देगी। रिलायंस कंपनी के पास 10 दिन का समय है कि वो जवाब दे। ठीक है, 10 दिन के अंदर कुछ भी जवाब नहीं देती मान लो रिलायंस कंपनी, तो XYZ कंपनी डायरेक्ट अथॉरिटी के पास जा सकती है। ठीक है, पर अगर रिलायंस कंपनी ने 10 दिन के अंदर जवाब दे दिया XYZ कंपनी को कि हमारा तो डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर होना चाहिए, मेल में चल रहा है, कैसे भी मेल के अंदर लिख दिया कि आपकी क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल गुड नहीं था इसलिए हम पेमेंट ही नहीं कर रहे, या फिर कंपनी क्या कर सकती है, रिलायंस कंपनी पेमेंट कर सकती है XYZ कंपनी को जितना भी ड्यू था। ठीक है, पर अगर ये दो केस होते हैं, ठीक है, या डिस्प्यूट चल रहा है ऐसा बता दिया या फिर रीपेमेंट कर दिया, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो वो अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते अगर ये दो सिचुएशन है तो। और अगर ये दोनों ही सिचुएशन रिसीव नहीं हुआ है 10 दिन के अंदर, नॉट रिसीव बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, दोनों में से कुछ ही नहीं मिला, तो एप्लीकेशन जाएगी अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी विद इन 14 डेज़ के अंदर ऑर्डर पास करेगी। ठीक है, एडमिट कर देगी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के समय ये चीज़ें देखेगी कि एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, नो पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेब्ट, यानी कि पेमेंट नहीं होना चाहिए। अगर पेमेंट हो गया तो फिर क्यों XYZ कंपनी आएगी अथॉरिटी के पास कि हमारा पेमेंट दिला दो। नोटिस फॉर पेमेंट डिलीवर्ड, एक बार XYZ कंपनी को, रिलायंस कंपनी को
10 दिन के अंदर ये डिमांड नोटिस देना है, ठीक है, कि हमारा पेमेंट बाकी याद दिलाने के लिए। नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट भी नहीं चलना चाहिए। अगर दोनों कंपनी XYZ कंपनी और रिलायंस के बीच डिस्प्यूट चल रहा हुआ तो अथॉरिटी कुछ नहीं करेगी, ठीक है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग, कोई पेंडिंग केस नहीं चलना चाहिए दोनों के बीच में पहले से ही। तो ये अपन ने देखा। उसके बाद थर्ड स्टेप अपन देखते हैं इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय कॉर्पोरेट डेटर। अगर कंपनी रिलायंस कंपनी खुद जा रही है कि हमसे अब नहीं चल रहा अथॉरिटी, अब तुम ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल IB को अपॉइंट करो और वो इस कंपनी को चलाएगा, अब हम डायरेक्टर्स चलाने के लायक नहीं है, ठीक है। तो अगर कॉर्पोरेट डेटा खुद जाते हैं तो कैसे साइकिल चलेगी एप्लीकेशन की। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जा रहा है एप्लीकेशन में के साथ ये चीज़ें और देगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देगा, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल अगर उसका कोई नाम है, ठीक है, वो किसी को जानता है और वो चाहता है कि ये प्रोफेशनल अपॉइंट होना चाहिए तो उसका नाम दे सकता है टू एक्ट एज IRP। और साथ ही साथ ये स्पेशल रिसोल्यूशन पास्ड बाय शेयर होल्डर्स या फिर रिसोल्यूशन पास्ड बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी कि 75% हाँ बोलने चाहिए कि हाँ भैया, 75% डायरेक्टर हाँ बोलने चाहिए, ठीक है, या फिर स्पेशल रिसोल्यूशन पास होना चाहिए, तभी रिलायंस कंपनी जा सकती है अथॉरिटी के पास कि अब प्रोफेशनल अपॉइंट कर दो, आप डायरेक्टर्स चलाने लायक नहीं है। एक डायरेक्टर नहीं जा सकते, रिलायंस कंपनी का एक डायरेक्टर चला जाए अथॉरिटी के पास, ऐसा नहीं। 75% या फिर स्पेशल रिसोल्यूशन चाहिए। फिर ये अथॉरिटी क्या करेगी, विद इन 14 डेज के अंदर ऑर्डर पास करेगी। एप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो CIRP प्रोसेस यानी कि 180 डेज मिलेंगे प्लान बनाने के लिए कि आने वाले सालों के अंदर रिलायंस कंपनी कैसे काम करेगी, कौन क्या काम करेगा। रिजेक्ट हो जाती है 7 दिन मिलते हैं, अपनी एप्लीकेशन को सही कर लो। द रिसोल्यूशन प्रोफेशनल शैल फाइल एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ पीरियड बियॉन्ड 180 डेज। अगर रिसोल्यूशन प्रोफेशनल एप्लीकेशन फाइल करेगा अथॉरिटी के सामने, ठीक है, कि अगर 180 डेज से ज़्यादा का समय चाहिए, ठीक है, यानी कि 90 डेज का एक्सटेंशन चाहिए, तो रिसोल्यूशन पास्ट होना चाहिए। उस रिसोल्यूशन को पास्ट कौन करेंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स पास करेंगे। 66% मिनिमम वोट मिलने चाहिए, ठीक है। वोटिंग शेयर कैसा रहेगा, बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल डेब्ट। जिस कंपनी ने ज़्यादा लोन दे रखा है रिलायंस को, उसको ज़्यादा वोटिंग शेयर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है 1% 1 वोट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जितना अमाउंट बाकी है उस हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। बताया था जैसे कि 2000 करोड़ का टोटल रिलायंस कंपनी पर बकाया है, तो 1800 करोड़ 200 करोड़ 200 100 करोड़, ठीक है, 1800 100, ठीक है, तो उनको उसे रेशो में ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं तीनों को एक एक वोट मिल जाएगा, दे सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जितना बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल डेब्ट उतना कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास वोटिंग करने का राइट रहेगा। विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर COC इज फॉर्म। अगर COC बन गया उसके बाद वो चाहते हैं नहीं हम तो एप्लीकेशन रिलायंस पर IBC में जाने ही नहीं चाहते, हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो विड्रॉ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर 90% वोटिंग शेयर मिल जाए COC, ठीक है, COC वोटिंग करेगा और उसमें 90% अप्रूवल मिल जाता है। मिनिमम 90% मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलेगा चलेगा, 90% मिलना चाहिए, ठीक है। वही 90% कैसा रहेगा, बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल डेब्ट। जिसने कंपनी को लोन ज़्यादा दिया होगा उसको ज़्यादा राइट मिलेगा। मोरेटोरियम पीरियड प्रोहिबिट्स ऑल एक्ट। अपन ने देखा था मोरेटोरियम पीरियड के अंदर कौन सा पीरियड होता है, ऐसा पीरियड जहाँ कंपनी के CIRP प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो उस दौरान मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, सारे डिस्प्यूट कंपनी पर जो भी रिलायंस कंपनी पर पेंडिंग केस है वो सारे टेम्परेरी के लिए रुक जाएंगे, ठीक है। तो इस दौरान कौन कौन से और काम नहीं कर सकते, पहला रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ओनर लेसर वेयर सच प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड और इन पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है। यानी कि रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकती, यानी कि लेसर ने अगर कुछ सामान दिया था तो वो उसको वो वापस लेसर वो सामान वापस भी नहीं ले सकता लेसी से, क्योंकि CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ कंटिन्यूस ऑफ पेंडिंग सोर्स, कोई नया केस भी कंपनी पर फाइल नहीं हो सकता और कोई पेंडिंग केस भी नहीं चल सकता। ट्रांसफरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ कॉर्पोरेट डेटा एनी एसेट्स और लीगल राइट। रिलायंस कंपनी कोई भी अपना एसेट्स को बेच नहीं सकती उस दौरान। एनी एक्शन टू फोकलोज रिकवर एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय कॉर्पोरेट डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ इट सिक्योरिटी। वही पॉइंट लिख रखा है, कुछ भी ऐसे नहीं हो सकता।
कोई रिकवरी नहीं हो सकती, यानी कि जिस हालत में कंपनी है वैसी ही रहेगी, ठीक है। अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो ऑर्डिनरी कोर्स में कंपनी काम करती है वो हो सकता है, बाकी जो भी सामान दिया प्रॉपर्टी बेचना खरीदना वो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आरपी में सेल एंड अनकम्पर्ट एसेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, अगर रिसोल्यूशन प्रोफेशनल वो अपॉइंट हो जाता है ना प्लान बनाने के लिए, फिर वो वही कंपनी को वर्क करेगा। अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल क्लेम्स एडमिटेड, यानी कि रिसोल्यूशन प्रोफेशनल कंपनी के एसेट को बेच सकता है पर वो 10% ऑफ टोटल क्लेम्स एडमिटेड, यानी कि टोटल क्लेम्स एडमिट हुए, यानी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने बोल दिया टोटल हमारा बकाया है 100 करोड़, 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ से ज़्यादा रिसोल्यूशन प्रोफेशनल कंपनी के एसेट नहीं बेच सकता। IRP शैल मेक पब्लिक अनाउंसमेंट नॉट मोर देन 3 days फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IRP, यानी कि जो इंटरिम, जो थोड़े पीरियड के लिए रिसोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा ना, उसको 3 दिन के अंदर, जिस दिन वो अपॉइंट हुआ उसके 3 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। इसके एक्सपेंस कौन देगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ही बॉन्ड करेंगे, ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट का खर्चा। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्रेडिटर शैल सबमिट क्लेम विद प्रूफ ऑन और बिफोर द लास्ट डेट मेंशन इन पब्लिक अनाउंसमेंट। उसके अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट में पूरा लिखा होगा कि जितने भी इस कंपनी के क्रेडिटर है वो सब अपना क्लेम रिसोल्यूशन IRP या फिर RP को सबमिट करा दो। IRP विद इन 7 days के अंदर क्लेम को वेरीफाई करेगा और विद इन 2 days 7 दिन के अंदर वेरीफाई करने के उसके 2 दिन के बाद रिपोर्ट कर देगा अथॉरिटी को, ठीक है। अ क्रेडिटर हु फेल्स टू सबमिट क्लेम विद प्रूफ विद इन टाइम में सबमिट क्लेम टू IRP या फिर RP। कोई क्रेडिटर, ठीक है, ऐसा पर्सन है जिसने कंपनी को लोन दिया था पर वो हो सकता है कि इस दौरान वो कहीं और कहीं बिजी हो, तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना है उसके, वो 90th डे, यानी कि 3 महीने के अंदर वो अपना क्लेम IRP RP को सबमिट कर सकता है, ठीक है। 3 महीने 90th डे, ठीक है, और ना बिफोर 90th डे, यानी कि 3 महीने का टाइम पीरियड उसको दे दिया जिस दिन CIRP प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके विद इन 90 डे वो क्लेम दे सकते हैं क्रेडिटर। अदरवाइज 90 डे के बाद कोई ऐसा पर्सन है कि नहीं मैंने भी कंपनी को लोन दिया था, मुझे भी रिपेमेंट चाहिए, तो नहीं मिलेगा। 90 डे के अंदर उसको अपना क्लेम विद प्रूफ सबमिट करना है IRP या फिर RP को। इन केस ऑफ रिप्लेस ऑफ IRP, अगर IRP रिप्लेस हो जाता है तो क्या होगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एप्लीकेशन देंगे अथॉरिटी को, अथॉरिटी क्या करेगा? जो भी बोर्ड होता है, इसका बोर्ड होता है IBBI, वो बोर्ड क्या करेगा? नॉट कन्फर्म विद इन 10 days नेम ऑफ प्रपोज्ड RP, यानी कि IRP को रिप्लेस होगा। IRP रिप्लेस किससे होगा? RP से, ठीक है। IRP थोड़े टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होता है, ठीक है, उसको रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है, तो बोर्ड रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। अगर उसने 10 दिन के अंदर कोई नया नाम नहीं दिया तो ये अथॉरिटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या करेगा? जो IRP है उसी को ही बोल देगा कि आप RP का काम कर लो जब तक बोर्ड अपना जवाब नहीं देता है। बोर्ड कौन सा? IBBI, जैसे ICAI आपका बोर्ड है वैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का भी बोर्ड होता है एक IBBI, ठीक है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने से तो आप सर्च कर सकते हो नेट पे, इसकी परीक्षा कंडक्ट कराता है IBBI, ठीक है। फीस ऑफ RP शैल बी पेड इन प्रायोरिटी बिफोर पेमेंट टू एनी अदर क्रेडिटर, ठीक है। ऑब्वियसली कंपनी का अगर वाइंड अप हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनी को चलाने आया था नया पर्सन उसकी फ़ीस ही रह जाए, तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी क्रेडिटर के क्लेम से पहले। वेयर FC इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर कोई रिलेटेड पार्टी है डेटर का, शैल नॉट हैव राइट ऑफ वोटिंग, ठीक है। अपन ने देखा था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को वोटिंग का राइट होता है, पर अगर वो रिलेटेड पार्टी है, रिलायंस कंपनी का अपन ने देखा था कॉर्पोरेट डेटा कौन है? रिलायंस कंपनी, अगर उसका कोई रिलेटेड पार्टी है तो उसको राइट ऑफ वोटिंग नहीं मिलेगा। इफ इट इज़ अ रिलेटेड पार्टी, ठीक है, अगर डेप्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ डेप्ट इनटू इक्विटी शेयर है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, तो वो कंसीडर नहीं करा जाएगा रिलेटेड पार्टी और उसको राइट ऑफ वोटिंग मिलेगा, ठीक है। देन इट विल नॉट कंसीडर्ड एज ए रिलेटेड पार्टी। अगर कोई रिलेटेड पार्टी इस वजह से बना है सब्सटीट्यूशन ऑफ डेप्ट इनटू इक्विटी, ठीक है,
बाद में उसका डेब्ट कन्वर्ट कर दिया गया इक्विटी शेयर के अंदर, तो फिर उसको राइट ऑफ वोटिंग मिलेगा और रिलेटेड पार्टी फिर उसको बाद में नहीं मानेंगे। प्रोसीजर ऑफ COC मीटिंग, ठीक है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग कौन करेगा? RP करेगा, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल करेगा। नोटिस ऑफ मीटिंग, ठीक है, उसको नोटिस देना पड़ेगा जब भी मीटिंग होगी COC की। कंडक्ट तो RP करेगा, ठीक है, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल, और नोटिस देगा वो सारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को। जो भी अगर मान लो SBI बैंक एक क्रेडिटर है और वो हर केस में उसका डायरेक्टर तो आ नहीं सकता है बैंक का, तो क्या करेगा SBI बैंक? हो सकता है किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दे कि अब ये जन हमारे ब्याह पर ये जन आ जाएगा, ठीक है, मीटिंग के अंदर, ठीक है, हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव। तो फिर RP को रिप्रेजेंटेटिव को भी नोटिस ऑफ मीटिंग देना पड़ेगा। मेंबर्स ऑफ सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, पार्टनर्स से, डायरेक्टर्स से, उनको भी नोटिस मिलेगा मीटिंग का। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी मिलेगा। इफ़ ड्यूज इज 10% और मोर ऑफ डेब्ट, टोटल डेब्ट था कंपनी पर बकाया इन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में 2000 करोड़, और किसी का 200 करोड़ से ज़्यादा का ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो वो मीटिंग में जाएगा, ठीक है। पर ऑपरेशनल क्रेडिटर, सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, ये 2 जने मीटिंग के अंदर वोट नहीं कर पाएंगे कहीं भी। वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ RP इज डिलेड, द IRP शैल परफॉर्म फंक्शंस ऑफ RP फ्रॉम 40th डे ऑफ CIRP टिल RP इज अपॉइंटेड। यानी कि कहीं मान लो अपन ने ये तो देखा था कि IRP विद इन टाइम अपॉइंट हो जाएगा, पर RP के अपॉइंटमेंट में डिले हो जाता है तो IRP परफॉर्म करने लग जाएगा फंक्शंस ऑफ RP का 40 डे ऑफ CIRP। जिस दिन CIRP प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके विद इन 40 डे, मान लो 40 दिन तक की कोई रिसोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं बना, जनरली ऐसा होता तो नहीं है, पर अगर हुआ तो लॉ में बता रखे कि 40th डे से IRP RP का काम करने लग जाएगा। IRP कौन होता है? जो थोड़े टाइम के लिए बना होता है, ठीक है। जब CIRP प्रोसेस स्टार्ट होता है तो विद इन टाइम, ठीक है, जल्दी बनाने के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करा जाता है, उसको बोलते हैं IRP। RP होता है जो वो पूरा प्लान बनाएगा 180 डेज का, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मीटिंग ऑफ कमेटी। तो RP में कन्वीन मीटिंग एज एंड व्हेन ही कंसिडर्स नेसेसरी। तो अगर रिसोल्यूशन प्रोफेशनल जब भी चाहे उसको लगता है कि इस दिन मीटिंग बुलानी चाहिए तो वो बुला सकता है। इफ़ रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम मेंबर्स ऑफ कमेटी, कन्वीन मीटिंग इफ सेम मेड बाय मेंबर्स ऑफ कमेटी रिप्रेजेंटिंग 33% ऑफ वोटिंग राइट्स। कोई पर्सन कह रहा है कि कोई पर्सन RP को कह रहा है कि नहीं आपको मीटिंग करानी चाहिए, तो अगर वो 33% ऑफ वोटिंग राइट्स है उससे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है तो RP को मीटिंग करानी पड़ेगी। नोटिस ऑफ मीटिंग, RP को नोटिस देना पड़ेगा मीटिंग का, राइटिंग के अंदर देना है, टाइम पीरियड कम से कम 5 दिन पहले देना है, ठीक है। जिस दिन मीटिंग है उससे कम से कम 5 दिन पहले RP को सभी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को नोटिस देना है। कमेटी में रिड्यूस पीरियड टू 24 आवर्स, ठीक है। ये टाइम पीरियड रिड्यूस हो सकता है, 24 आवर्स तक रिड्यूस हो सकता है, यानी कि दे रखा है ना कम से कम 5 दिन पहले बताना है जिस दिन मीटिंग हो, तो ये 4 दिन भी हो सकता है। 24 आवर्स का टाइम पीरियड रिड्यूस हो सकता है। कमेटी में रिड्यूस पीरियड टू नॉट लेस देन 24 आवर्स इफ़ देयर इज़ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। 48 आवर्स और रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत ही कहीं अर्जेंट केस है तो वहाँ हो सकता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ IRP, ठीक है। IRP कैसे अपॉइंट होता है? वेयर द एप्लीकेशन फॉर CIRP इज मेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर। इन तीनों, ये 3 लोग ही अपॉइंट कर सकते हैं अथॉरिटी के पास, ठीक है। फिर अथॉरिटी अप्रूव कर देगा, अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया तो CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? द RP एज प्रपोज्ड इन एप्लीकेशन अपॉइंटेड एज IRP। पहले क्या होता है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर ये लोग बोलते हैं ना कि हमको IBC में जाना है, तो वो लोग ही एक नाम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। मान लो SBI बैंक का रिपेमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि रिलायंस कंपनी रिपेमेंट नहीं कर रही लोन का, ठीक है, तो SBI बैंक चला गया है IBC के अंदर, ठीक है। फिर SBI बैंक के फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, उसने अथॉरिटी को कहा, अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब SBI बैंक साथ ही में अथॉरिटी को जब एप्लीकेशन देती है ना, तो उसके अंदर
जो प्रपोज्ड IRP है कौन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनना चाहिए उसका भी नाम सजेस्ट कर दिए। तो इसलिए जो शुरू में जो अथॉरिटी होती है ना NCLT, वो उसी को ही अपॉइंट कर देती है IRP को, ठीक है। इफ़ नो प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट हिम, हाँ IRP और RP के खिलाफ कोई भी पेंडिंग केस नहीं चलना चाहिए, ठीक है। OC वाले एप्लीकेशन यानी कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कोई भी नाम सजेस्ट नहीं कर सकता IRP का, ठीक है। अगर वो उन्होंने कोई भी नाम सजेस्ट नहीं करा है तो वो रेफरेंस जाएगा बोर्ड, फिर जो IBBI बोर्ड कहेगा उस हिसाब से होगा। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट IRP का कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होता है, जब तक RP अपॉइंट नहीं हो जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पूरी साइकिल समझाऊंगा कि कैसे पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिटेल में देखेंगे कि आखिर पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे IRP अपॉइंट होता है, कितने टाइम पीरियड में RP आता है, ये पूरी साइकिल नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पूरा ऐसा फ्लो चार्ट की तरह आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।